अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 15 है। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। द कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड एज sin z is equal to e raised to power iota z minus e raised to power minus iota z divided by 2 iota, and cos z is defined as e raised to power iota z plus e raised to power minus iota z divided by 2। ये आपको याद होगा, एक रिजल्ट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा कि e raised to power iota थीटा जो होता है ये इक्वल किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है cos थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा। ये रिजल्ट हमें ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। जब हमने डे मोवियर थ्योरम पढ़ा था तो तब हमने ये रिजल्ट भी स्टडी किया था साथ ही। अब अगर इसके अंदर हम रिप्लेस कर देते हैं, थीटा को रिप्लेस कर देते हैं माइनस थीटा के साथ, तो ये आपके पास कुछ फार्मूला इस तरह से बन जाएगा। कॉस का एंगल अगर नेगेटिव हो तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता, इसको हम कॉस थीटा ही लिखते हैं, और साइन का जो एंगल होता है वो नेगेटिव आ जाए तो वो नेगेटिव हम स्टार्ट में ले लेते हैं। तो ये आपके पास बना साइन थीटा। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जमा करने से हमारे पास जो रिजल्ट बन जाएगा वो आ जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा और प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। और इज इक्वल टू दूसरी तरफ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 cos थीटा, ठीक है। यहां से अगर आप cos की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये गिवन वैल्यू बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि उस सूरत में cos वाली वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसी तरह इनका रेसिप्रोकल लेने से, साइन का रेसिप्रोकल लेने से हमें कोसेकंड की वैल्यू मिलेगी और कॉस का रेसिप्रोकल लेने से हमें सीकंड की वैल्यू मिल जाएगी। और साइन और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड करने से टेन जी बन जाएगा, और इसी तरह टेन का जो रेसिप्रोकल है उससे हमें कॉट जी मिल जाएगा। तो ये इनकी बेसिक डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। So trigonometric functions are defined by complex valued exponential function. So these are the basic definitions of the complex trigonometric functions. तो आगे हम देखते हैं कि कुछ आइडेंटिटीज जो एफएससी की फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ये आइडेंटिटीज आपको पता होगा कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक तो हम वर्ड यूज करते हैं फार्मूला, ठीक है, और एक हम वर्ड यूज कर रहे थे आइडेंटिटीज। बेसिकली ये फार्मूले नहीं है, ये आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटी ये आपको पता होगा कि जो इक्वेशन होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक इक्वेशन होती है कंडीशनल इक्वेशन कहलाती है, और एक इक्वेशन आइडेंटिटी कहलाती है। कंडीशनल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो वेरिएबल की स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ट्रू हो, और आइडेंटिटी उस इक्वेशन को कहते हैं जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए दुरुस्त हो। तो अब ये फार्मूले चूंकि वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए दुरुस्त होते हैं तो इसीलिए हम इनको आइडेंटिटीज कहते हैं, और इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होते हैं, इसीलिए हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का नाम देते हैं। अच्छा, जो आपने रियल वैल्यूड
ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आइडेंटिटीज पढ़ी थी वो सारी कॉम्प्लेक्स में एज इट इज यूज होते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होती। मतलब ये नेगेटिव आप साइन जो है आउटसाइड ले आते हैं साइन के, और जो कॉज होता है इसका नेगेटिव जो होता है वो डिसअपेयर हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। इसकी अदर टू आइडेंटिटीज वो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन जब ये ट्रू है तो वो तो अंडरस्टूड है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर जी इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर। ठीक है, एक इसकी अदर फंडामेंटल आइडेंटिटी ये वाली होती है, और एक कॉट के साथ उसको हम डिफाइन करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर। तो ये सारी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी ट्रू होती है। इसी तरह यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा वाली हमने पढ़ी थी, तो वो Z1 प्लस Z2 के लिए लिखी है। नेगेटिव वाली भी ट्रू है, पॉजिटिव वाली भी। इसी तरह नीचे मैंने कॉस के लिए भी लिखी हुई है। इसी तरह जो टेंजेंट के लिए होती है वो भी इसमें आप प्रूफ कर सकते हैं, और वो भी होल्ड करती है। डबल एंगल फार्मूलाज जो है वो भी इसमें होल्ड करते हैं, ट्रिपल एंगल फार्मूलाज भी होल्ड करते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाली सारी आइडेंटिटीज एज इट इज कॉम्प्लेक्स के अंदर भी होल्ड करेंगी। जी नेक्स्ट आपके पास है हाइपरबोलिक फंक्शंस। इनको भी हमने एफएससी में डिफाइन किया था। ये रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मतलब पावर के साथ आयोटा नहीं है। e रेज टू पर z माइनस e रेज टू पर माइनस z डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक z में प्लस आ जाता है, इसके अंदर माइनस होता है। तो बाकी चारों जो है वो इन्हीं से मिलाकर बना दी जाती है। साइन हाइपरबोलिक का जो इनवर्स होता है या रेसिप्रोकल होता है वो कोसेकंड बन जाता है, और कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो सीकंड हाइपरबोलिक बन जाता है। इसी तरह साइन डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक टेंजेंट हाइपरबोलिक जी बन जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल कॉट हाइपरबोलिक जी आ जाता है। तो ये जस्ट इनकी डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। इसी तरह ये हाइपरबोलिक के अंदर भी वही आइडेंटिटीज है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज बिल्कुल सेम है। जस्ट इनमें एक फर्क है कि जिस आइडेंटिटी के अंदर साइन स्क्वायर आएगा ना वहां पर हम नेगेटिव यूज करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। इसी तरह ये यहाँ पर ये प्लस आता है, क्योंकि साइन स्क्वायर जो है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सारी हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज जो है वो सेम है, उनमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ साइन स्क्वायर वाली में आप नेगेटिव से उसको रिप्लेस कर देंगे। जी, अब कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। साइन जी और कॉस जी ये एंटायर फंक्शन होते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी यही प्रिडिक्शन की थी कि, और उसको प्रूफ भी किया था कि जो e रेज टू पर z होता है वो एनालिटिक होता है। अब यहाँ पर साइन z और कॉस z इन दोनों के बारे में भी हम यही बात कर रहे हैं कि ये एंटायर फंक्शन होते हैं, मतलब ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एनालिटिक फंक्शन होते हैं। इनका डेरिवेटिव उसी तरह से डिफाइंड है जैसे रियल कैलकुलस के अंदर डिफाइंड थे कि साइन जी का डेरिवेटिव कॉस जी होगा और कॉस जी का डेरिवेटिव माइनस साइन जी होगा। अच्छा, इनके दरमियान ये एक रिलेशन है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप z की जगह आयोटा z ले लेते हैं तो फिर ये इक्वल हो जाता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक z के। और अगर कॉस के एंगल में आप आयोटा जी ले लेते हैं तो ये जस्ट कॉस हाइपरबोलिक बनता है। स्टार्ट में इसके आयोटा नहीं लिखते हम। इनको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। जो साइन जी की डेफिनेशन थी उसमें इधर था आयोटा जी, लेकिन जब आप जी को आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देंगे। अब पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले लिखने के लिए आप नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, तो इसकी वैल्यू मैंने आयोटा स्क्वायर पुट कर दी है। इसमें से एक आयोटा को आप इसके साथ कैंसिल आउट कर दें
तो बाकी इसको आप नाम दे दे जी साइन हाइपरबोलिक जी के बराबर है। तो ये प्रूफ हो गया, सिंपल से इसका प्रूफ है। इसी तरह नीचे आप सेकंड आइडेंटिटी जो है उसको भी प्रूफ कर सकते हैं, उसका प्रूफ भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। 2 स्टेप्स पर ये प्रूफ मुश्तमिल है, इसको आप कर लें जी। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिसिटी। साइन जी और कॉस जी ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन होते हैं विद प्राइमिटिव पीरियड 2 पाई। ये 2n पाई तो इसका जनरल पीरियड है, प्राइमिटिव पीरियड में आप जस्ट 2 पाई लिखेंगे। और ये आपको पता ही है कि tan और cot इन दोनों का पीरियड पाई होता है, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनका पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है। जी नेक्स्ट आपके पास है जीरो ऑफ अ फंक्शन। सॉरी, हम डिफाइन कर रहे थे जीरो ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन के जीरो से क्या मुराद है? ऐसी वैल्यू जिसको अगर आप फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 1 है। इस फंक्शन का जीरो क्या होगा? तो अगर मैं एक्स, सॉरी ये एक्स नहीं जी है, तो अगर मैं जी को रिप्लेस कर देता हूं किसके साथ? आयोटा के साथ। तो यहाँ पर जी को रिप्लेस करेंगे आयोटा के साथ, वो आयोटा का स्क्वायर -1 बनेगा और -1 और +1 जो दोनों ऐड होके जीरो रिजल्ट देंगे। तो इस फंक्शन ने जी की किस वैल्यू पर आपको जीरो दिया है? आयोटा के ऊपर। तो इस फंक्शन का जीरो जो है वो आयोटा होगा। z इज इक्वल टू आयोटा इज जीरो ऑफ दिस फंक्शन। तो ये डेफिनेशन मैंने लिखी है जीरो की। z इज इक्वल टू z नॉट इज सेड टू बी जीरो ऑफ अ फंक्शन f ऑफ z। तो कब होगा? अगर इसमें हम z नॉट को पुट कर देते हैं और आपको रिजल्ट जीरो आ जाता है। अभी आपको पता ही है रियल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आपने यही पढ़ा था कि पाई के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं उन तमाम पर साइन की वैल्यू होती है जीरो। तो पाई के तमाम इंटीग्रल मल्टीपल्स जो है वो साइन के जीरोस कहलाएंगे, और जो पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स हैं वो कॉज जी के जीरो होंगे। मैंने यहां पर साइन जी को प्रूफ किया हुआ है नीचे। कॉस जी को आप इसी तरह प्रूफ कर सकते हैं कि ये इसका जीरो है। हम इसका जीरो फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन को इक्वल टू जीरो ले लेते हैं और जी की वैल्यू पुट करते हैं x प्लस आयोटा वाई। तो इसको अगर हम ओपन कर देते हैं तो ये बन जाएगा साइन एक्स और साइन अल्फा कॉस बीटा वाला फार्मूला लगा रहा हूं यहाँ पे। तो साइन एक्स कॉस आयोटा वाई और कॉस एक्स साइन आयोटा वाई। और अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी कि अगर कॉस के एंगल में आयोटा वाई आ जाए तो वो कॉस हाइपरबोलिक वाई बन जाता है, और साइन के एंगल में आयोटा वाई आ जाए तो आयोटा स्टार्ट में भी आ जाता है और साइन आयोटा वाई जो है वो साइन हाइपरबोलिक वाई फंक्शन बन जाता है। तो लेफ्ट और राइट साइड पर अगर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो ये आपके पास साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई जो है, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। इसी तरह कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 से कॉस हाइपरबोलिक वाई जो होता है ये कभी भी जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आप देखें ई रेज टू पावर हाइपरबोलिक है ना, तो ई रेज टू पावर जी और प्लस ई रेज टू पावर माइनस जी। अब आप मुझे बताएं कि जी की कौन सी वैल्यू हम यहां पर पुट करें? जी की किस वैल्यू को अगर हम यहां पर पुट करें तो आपको जीरो मिल जाए? तो जी की किसी वैल्यू पर भी ये आपको न्यूमरेटर जो है वो जीरो नहीं देगा। तो कॉज हाइपरबोलिक वाई जो है
ये कभी भी 0 नहीं होता। उसकी एक और वजह भी है, हम ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल वाले टॉपिक में प्रूफ कर चुके हैं कि e रेज टू पावर z जो होता है ये नेवर इक्वल टू 0 होता है। तो इसीलिए e रेज टू पावर z भी नॉट 0 है, e रेज टू पावर माइनस z भी नॉट 0 है। तो इन दोनों का सब जो होगा वो भी नेवर इक्वल टू 0 होगा। तो इक्वेशन 1 में कॉज हाइपरबोलिक फंक्शन तो 0 हो नहीं सकता, लेकिन साइन x 0 हो जाएगा। साइन को दूसरी तरफ लाकर इन्वर्स करेंगे तो x की वैल्यू n पाई निकल आएगी। अब ये जो इक्वेशन आप ये वैल्यू आपने निकाली इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो ये इक्वेशन 2 है, x की वैल्यू आप n पाई पुट कर दें और cos n पाई जो होता है -1 रेज टू पावर n होता है, ये एक नॉन जीरो नंबर है। दूसरी तरफ जाके ये साइन हाइपरबोलिक y की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 आ जाएगी। अब साइन हाइपरबोलिक y क्या होता है इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। e रेज टू पावर y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो ये e रेज टू पावर 2y इज इक्वल टू 1 आएगा। यहां से y की वैल्यू जो है वो 0 निकल आएगी। तो इसका मतलब जो z की वैल्यू है ना, z की वैल्यू यहां से कितनी निकल आएगी, z की वैल्यू निकल आएगी, x आपके पास कितना निकला है, x आपके पास निकला है n पाई और y हमारे पास 0 है, इसीलिए इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू n पाई इज 0 ऑफ द फंक्शन साइन z। सिमिलरली यू कैन फाइंड द जीरोस ऑफ cos z, तो वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 निकल आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। जो हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं इनकी भी ये एनालिटिसिटी की बात करते हैं, तो ये एंटायर फंक्शन है। साइन हाइपरबोलिक जी भी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एनालिटिक होता है और कॉस हाइपरबोलिक जी ये भी एंटायर फंक्शन होता है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ये एनालिटिक होता है। साइन हाइपरबोलिक जी का कॉस हाइपरबोलिक जी डेरिवेटिव होता है और कॉस हाइपरबोलिक जी का डेरिवेटिव जो होता है साइन हाइपरबोलिक जी होता है। इनके दरमियान भी उसी तरह का अगर आप रिलेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो साइन हाइपरबोलिक में अगर आप आयोटा जी लेते हैं तो ये आयोटा साइन जी बन जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर आप कॉस हाइपरबोलिक में आयोटा जी लेते हैं तो ये कॉस जी बन जाता है। इसका मतलब है एंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में अगर आप आयोटा जी से रिप्लेस करते हैं तो वो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हाइपरबोलिक में आप जी को आयोटा जी से कन्वर्ट करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाता है। नीचे मैंने इनके छोटे छोटे प्रूफ दिए हुए हैं, तो ये प्रूफ भी आप इनके देख लीजिएगा जी। इसी तरह पीरियोडिसिटी चेक करते हैं हम साइन हाइपरबोलिक जी की और कॉस हाइपरबोलिक जी। तो यहाँ पर भी ये पीरियड जो है ना गलती से एन उसमें लिखा गया, प्राइमिटिव पीरियड में एन नहीं आता, तो इसका प्राइमिटिव पीरियड जो है वो 2 पाई आयोटा होता है। अच्छा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका जो पीरियड है वो रियल है 2 पाई, लेकिन जो हाइपरबोलिक है इनका जो पीरियड है वो इमेजिनरी है, प्योर इमेजिनरी 2 पाई आयोटा। तो ये जीरो की अगेन डेफिनेशन लिख दी, बहरहाल जीरो को तो हमने डिफाइन कर लिया है। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक जी जो होता है इसका जो जीरोस होते हैं वो एन पाई आयोटा होते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उनमें जस्ट एन पाई और यहाँ पर एन पाई आयोटा। इसी तरह ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 आयोटा जो है ये कॉस हाइपरबोलिक जी के जीरोस होते हैं। नीचे हमने बाय डेफिनेशन साइन हाइपरबोलिक जी के जीरोस फाइंड आउट किए हुए हैं, इसी तरीके से आप कॉस हाइपरबोलिक जी के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट आपके पास है मॉडुलस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जी साइन जी का जो मॉडुलस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और कॉस जी का जो मॉडुलस होता है ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई होता है। इनमें से पहला जो है साइन जी वाला वो मैंने प्रूफ किया हुआ है, दूसरा आप इसी तरह प्रूफ कर सकते हैं।
साइन जी जो है, जी को मैंने वैल्यू ले ली x प्लस आयोटा वाई, इसके ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा के साइन एक्स कॉस आयोटा वाई और कॉस एक्स साइन आयोटा वाई लिखा, और मजीद ये आयोटा वाई जो है वो हाइपरबोलिक में चेंज हो गया, और ये साइन आयोटा वाई भी हाइपरबोलिक में चेंज हो गया। अब मैं इसके दोनों तरफ मॉडुलस लेता हूं, तो ये रियल पार्ट का भी स्क्वायर आ गया और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे इसको हमने साइन स्क्वायर एक्स लिखा, और कॉस हाइपरबोलिक वाई स्क्वायर जो है इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, यहाँ पे वाई आता है जी। इसी तरह अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रह जाएगा, और इनमें से आप साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई कॉमन लेकर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो ये आपके पास साइन जी का मॉडुलस आ गया। इसके दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आइडेंटिटी जो ऊपर लिखी हुई है वो बन जाएगी। इसी तरह आप सेकंड को इटसेल्फ प्रूफ करें जी। इसी तरह मॉडुलस ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस भी होते हैं, इनको भी हम उसी तरह से स्टेट करते हैं। साइन जी का अब मॉडुलस का स्क्वायर है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई स्क्वायर वाई। तो इसका प्रूफ भी बिल्कुल उसी तरह से ही है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन भी किया हुआ है रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दरमियान। अब यहाँ पर जो रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन एक्स और कॉस वाई, जिनको साइन एक्स और कॉस एक्स ये बाउंडेड होते हैं। मतलब ये आपको पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है साइन एक्स लेसर इक्वल टू 1 होता है और ग्रेटर और इक्वल टू -1 होता है। मतलब ये बाउंडेड फंक्शन होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये इस तरह की नेचर नहीं रखते, ये बाउंडेड नहीं होते। मतलब ऐसा कोई भी आपके पास रियल नंबर नहीं है जिससे साइन का मॉडुलस जो है वो लेसर इक्वल हो, तो ये बाउंडेड नहीं होते, बल्कि इनकी इस तरह की कोई नेचर नहीं है। जो रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बनने वाली जो इक्वेशंस होती हैं जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू 2, ये मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू तो होती लेस देन 1 है, तो इसको इक्वल टू 2 तो हम नहीं ले सकते। तो cos x इक्वल टू -5 इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर साइन z का कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और cos z जो है इक्वल टू -5 इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैंने सॉल्व किए हुए हैं कि फाइंड ऑल सॉल्यूशंस टू साइन जी इक्वल टू 2 आयोटा। इसके क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे ये नीचे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो इसको आप थोड़ा सा जिस तरीके से हमने जीरोस फाइंड आउट किए हैं उसी तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको आप सॉल्यूशन को थोड़ा सा देख लें, अगर कोई इशू या कोई प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल भी यहाँ पर मैंने दी हुई है, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस टू cos z इक्वल टू 5। तो इसको भी आप इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। इस तरह का कोई भी आपको दे दिया जाता है कि इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, तो ये नीचे इसका सॉल्यूशन मैंने n पाई प्लस आयोटा log 5 प्लस -2√6 निकाला हुआ। जी यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर कोई सवाल